हेलो क्लास 6। आज हम जो है सिविक्स का अपना 7th चैप्टर, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी है, ये देखते हैं। चैप्टर का नाम है रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। तो लिवलीहुड मतलब क्या होता है? जो जीवन यापन होता है, तो व्यक्ति किस तरीके से जीवन यापन करता है, ठीक है। तो इसी के प्रोस्पेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, ठीक है, कि रूरल इलाके में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ठीक है, जीवन निर्वाह करते हैं। और अर्बन इलाकों में, मतलब शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेश में लोग जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं आज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ हेड्स बना रखे हैं और उनको डिफाइन भी करने की कोशिश किया है, कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं मैंने। पहला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है काम काज, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन होता क्या है, डिफाइन किया है एक लाइन में, वर्क डन बाय पीपल ऑन ए रेगुलर बेसिस। नित्य प्रति जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और काम कैसा, ठीक है, उसको डिफाइन किया। फॉर विच, जिसके लिए दे गेट पेड, जिसके लिए वो जो है भुगतान पाते हैं, जिसके लिए वो पैसे पाते हैं, ठीक है, जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ चीजें पे की जाती हैं। तो इस तरीके का काम जिसको करने के बदले में लोग कुछ अर्न करते हैं, ठीक है, उसको, उस व्यक्ति का, उन लोगों का ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से है कि इस ऑक्यूपेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, इसका जो है क्या महत्व है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसके क्या महत्व है। तो बहुत सारे महत्व होते हैं इसके, तीन यहाँ पे जो है मैंने लिखा है। पहला है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल प्रोवाइड लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। मतलब कि देश के, किसी भी देश के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको ऑक्यूपेशन क्या करता है, उनको जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो सक्षम बनाता है, इनेबल करता है जो देश होता है उसके लोगों को, ठीक है। जो सेकेंड है ये है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। तो जो ऑक्यूपेशनल पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपने, मतलब या तो वो किसी चीज को का उत्पादन कर रहे होंगे, किसी वस्तु का, गुड्स का, तो या तो वो गुड्स प्रोडक्शन से जुड़े होंगे या फिर सर्विसेज प्रोडक्शन से, ठीक है। सर्विसेज में क्या होता है, सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर है तो वो लोगों की चिकित्सा करेगा, वकील है तो वो लोगों के मुकदमे लड़ेगा, टीचर है वो लोगों को पढ़ाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं वो लोगों की चीज़ों को ले जाएंगे, ले आएंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। बैंक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो है सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी कंट्री में। तो वो देश में जो है वस्तुओं और सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये दूसरा काम है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंस है ऑक्यूपेशन का। तीसरा है ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो काम काज है, वो क्या करता है, दैट क्रिएट्स फंड। वो जो है लोगों के लिए फंड, वो ऐसा फंड क्रिएट करता है, ठीक है, कि ये फंड का क्या यूज होता है, फॉर ए कंट्री, एक देश के लिए, टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। तो एफिशिएंट तरीके से किसी भी कंट्री के काम करने के लिए लोगों का जो ऑक्यूपेशन है ये फंड क्रिएट करता है, पैसे जो है वो जनरेट करता है, रिसोर्सेज जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया ऑक्यूपेशन का। जैसे आप खुद के घर पे देखो अगर, तो आपके वहाँ क्या है कि आपके डैडी, भैया, दीदी, मम्मी कोई ना कोई काम काज करते रहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मम्मी कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ है, नो डाउट वो अगर हाउस वाइफ है, उनको पेट नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी वो जो है खाना बनाने का काम करती हैं घर में, ठीक है। तो वो उनका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, ठीक है। अगर वो यही काम और लोगों के लिए करने लगे तो उनको उसके लिए पैसे भी मिलने लगेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा, पेट जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो उनका कामकाज हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे डैडी हैं आपके, तो वो कोई काम करते हो, चाहे वो किसी ऑफिस के काम में लगे हों
या फिर अपना खेतों का काम करते हो। जैसे आप कहोगे कि एक किसान जो फार्मर होता है वो खेतों में काम करता है तो उसको क्या भुगतान मिलता है? एक्चुअली वो इन्वेस्ट करता है अपने बीज वगैरह और अपनी मेहनत करता है खेतों में, और उसके बदले में उसको जो है फसल का उपज मिलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी पाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ करता है उसके एवज में, उसके रिजल्ट के रूप में जो है, रिजल्टेंट में उसको कुछ ना कुछ जो है भुगतान मिलता है। चाहे वो नेचर में कोई काम करे तो उससे मिलता है। जैसे कोई गाना गाने वाला है, वो जब गीत गाता है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स आपने देखे, तो वो गीत गाता है और लोगों से इनाम पाता है और कुछ पैसे लेकर के वो गाना गाने के लिए जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिससे क्या होता है कि लोग सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से लोगों को उनके जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज मिलते हैं, और क्या होता है कि वो लोग सर्विस या गुड, या तो माल बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, या फिर सेवाएं देते हैं, ये काम करते हैं। और इसी से जब वो ये काम करते हैं तो इसी से फंड क्रिएट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा करके गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फंड क्रिएट करती है, जनरेट करती है। किसके लिए? कंट्री के एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, हमारा जो है देश सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, इसके लिए वो फंड क्रिएट करती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है किसका? ऑक्यूपेशन का, ठीक है। इसके बाद से है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशन का जो है मतलब कामकाज का टाइप क्या होता है, तो टाइप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि या तो आदमी खुद का काम करता है या फिर किसी और के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो आदमी अगर खुद का काम करता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो जब जब व्यक्ति स्वयं का कोई अपना मतलब कामकाज शुरू करता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। और जब यही व्यक्ति किसी और के अंडर में काम करता है, ठीक है, किसी और व्यक्ति के लिए काम करता है, तो क्या होता है कि ये एम्प्लॉयड फॉर समवन हो जाता है, मतलब किसी और के द्वारा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे आप खबरों में सुनते होंगे कि इतने लोग हमारे वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और इतने लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अक्सर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके साथ ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं उन्हें, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके साथ आती हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो मेनली हम जो है मोटे तौर पे जब डिवाइड करते हैं ऑक्यूपेशन को, तो ऑक्यूपेशन दो तरीके का है। और एक ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि यह व्यक्ति खुद ही निवेश करता है, खुद ही उत्पादन करता है और उसको जो है उसके विपणन से, उसके बेचने से, विक्रय से जो है इसकी अर्निंग होती है। और वो जो है जो भी अर्निंग होता है वो लाभ के रूप में लेता है और वो लाभ जो है वो कमाता है और जिससे उसका आगे काम चलता है, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और जब एम्प्लॉयड बाय समवन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, दैट पर्सन भी ऑन वेजेस और ऑन सैलरी, ठीक है। जब कोई व्यक्ति उसको अपने वहाँ रखता है, ठीक है, काम देता है उसको, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे तो उसको सैलरी देता है, ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति रेगुलरिटी नहीं है उसके काम में, ठीक है, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए अगर रखा जाता है तो उसको मजदूरी बेसिस जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है दूसरा तरीका है एम्प्लॉयड बाय समवन। तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉय रखता है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वह जो भी उसका काम करता है उसको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट देता है, सैलरी देता है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन वो 2 तरीके हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसमें कि रूरल ऑक्यूपेशन। तो रूरल ऑक्यूपेशन क्या है? मेजरली रूरल इलाके में लोग एग्रो वर्क्स करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करते हैं और इसी वजह से रूरल एरियाज में, कंट्री साइड एरिया में जो है आपको मिलेगा कि फार्मर्स की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है क्या काम करते हैं, ये खेती का काम करते हैं। गाँव में ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं और कुछ जो है खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है।
तो जानवर पाल लेंगे, ठीक है। साथ ही रूरल एरियाज में कुछ जो वस्तुएं जो यूज़ करते हैं लोग, जैसे टोकरी यूज़ करेंगे या इस तरीके की चीज़ें, जो कि आपने बुक में भी ड्रॉ किया है, फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये काम करेंगे, ठीक है। गांव में जो सर्विसेज होती हैं कुछ खास तौर से, जैसे बाल वगैरह कटाना है, ठीक है, या कपड़े की सिलाई कराना, तो इस तरीके के काम करने वाले लोग भी वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, तो ये भी एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो अब गाँव है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वहाँ पे चाय की दुकान नहीं होगी और खोमचे की दुकान, तो ये सारी चीज़ें भी गाँवों में भी मिलती है, तो ये आपको जो है गाँव में मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ त्यौहार पड़ते हैं, जैसे दीपावली, तो दीपावली वगैरह जो त्यौहार पड़ते हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो गांव का कुम्हार जो है वो घर घर लेकर के दिए जाता है, तो वो भी एक ऑक्यूपेशन है, वो भी काम करेंगे। अगर आपके गांव के आसपास कोई तटवर्ती इलाके से हैं, आप नदी गुजरती है या फिर सागर किनारे आपका गांव है, ठीक है, तो आपके गांव से कुछ लोग जो है वो फिशरीज का भी काम करते होंगे, ठीक है। और क्या, जैसे मान लीजिए कि गांव में पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, फिशरीज का फार्म है, सेरीकल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है कि लोग जो है वो मनी अर्न करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। तो ये सारे काम जो है किए जाते हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज में, और इस वजह से इनको जो है रूरल ऑक्यूपेशंस कहा जाता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो क्रॉपिंग करना और एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रेयरिंग, ये जो है आता है एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो लोग जो है अलग अलग तरीके की, अलग अलग किस्मों की फसलें लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम में। जैसे फसलों की ही अगर हम बात करें तो अपने वहाँ इंडिया में या और भी जगहों पे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है ये 3 टाइप की होती है। एक है खरीफ, जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। दूसरी रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और तीसरी जायद की फसल है, जो अप्रैल में बोई जाती है, अप्रैल मई में, और जून जुलाई तक काट ली जाती है। तो ये जो है फसलें हैं और इनका ये साइकिल है, तो इनकी क्रॉपिंग होती है और इनका काम जो है गाँवों में किया जाता है, रूरल एरियाज में किया जाता है, ठीक है। तो ये काम हो गया। इसके साथ ही जैसे डेयरी है, ठीक है, तो मिल्क और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के लिए जो है डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पर लोग जो है जो भी दुधारू जानवर होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे जानवर हैं, उनको उनकी रेयरिंग की जाती है, उनको पाला जाता है, पालते हैं लोग, और वहाँ से जो है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और उसको जो है या तो डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हैं या फिर प्रोसेस करके बेचते हैं, ठीक है। तो जब मिल्क को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनाएंगे, उससे दही बन जाएगा, मट्ठा बन जाएगा, ठीक है, मतलब छाछ, और घी बनेगा और पनीर बनेगा, चीज़ बनेगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है, खोवा बनेगा। ये सारी चीज़ें बना करके वो मंडी में भी बेच सकते हैं, उससे फ़ायदा कमा सकते हैं, या फिर ऐसे वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस सारे कामकाज से उनको जो है उनकी अर्निंग होती है, उससे वो पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। अब आप देखोगे तो जैसे जैसे लोग मतलब बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो अभी कल्चर में पोल्ट्री भी है, जिसमें एग फार्मिंग भी की जाती है, और मीट के लिए भी जो मुर्गे हैं, मुर्गियाँ, उनको पालते हैं, उनके चिक्स पालते हैं, बर्ड्स, और उनसे जो है ये की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ये सेटअप होता है इनका। इसके बाद से है स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का स्ट्रगल क्या है, किस बात के लिए वो जो है संघर्षरत रहते हैं, किस बात के लिए जो है वो मतलब कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं, किस बात से जो है उनको परेशानी होती है। तो पहला है नेचुरल कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि फसल बहुत अच्छी है खेतों में और बाढ़ आ गई तो क्या होगा, पूरी फसल डूब जाएगी और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। या फिर सूखा पड़ गया, बारिश हुई ही नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो जो बारिश होती है उसी पर डिपेंड करते हैं, उनकी खेती उसी पर डिपेंड करती है। जो इरिगेशन मीन्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है।
तो अगर ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, तब भी लोगों की फसलें सूख जाएंगी और फिर जो है वो नुकसान में आ जाएंगे। दूसरी चीज कि ओनरशिप ऑफ लैंड, लोगों के पास जमीन कितनी है, लोगों के पास जमीन है कि नहीं है। जैसे गांव में आप देखेंगे तो किसी के पास जो है ढेर सारी जमीन है, किसी के पास थोड़ी बहुत जमीन है और किसी के पास वो भी जमीन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्लासेस आपको जो है गांवों में मिलेंगे, बिग फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस फार्म लेबरर्स। ठीक है, तो ये क्लासेस मिलते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है लोगों की, ओनरशिप ऑफ लैंड से जुड़ी हुई भूमिहीनता और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये जो है लोगों की एक प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम जो है वो काफी बड़ी है, लोन्स एंड मनी लैंडिंग। तो लोन और मनी लैंडिंग, तो मनी लैंडिंग में आप देखोगे तो लोन जो है वो दो तरीके से गांवों में लोग लेते हैं। गांव का व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा है, कागजी कामकाज करने से जो है दूर भागता है। ठीक है, और इसकी वजह से वह जो है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोग होते हैं उनसे, मतलब जैसे बैंक से नहीं वो लोन लेने जाएगा, वो लोन लेने किसके पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, ठीक है, अनौपचारिक संस्थाएं, तो ये होते हैं मनी लेंडर्स, तो उनके पास जाएगा, वहां जो है उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन इस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई रेट होता है और इसकी वजह से वो जो है एक ऋण जाल में फंसता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसी से निकालने के लिए अटल जी जब हमारे पीएम थे तो 1998-99 में एक स्कीम चलाई गई थी। उस टाइम पे जो है हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने जो है केसीसी किसान के लिए जो है कृषि वो किसान क्रेडिट कार्ड जो है उन्होंने जो है लॉन्च किया था। और वो आज आप देखोगे तो रूरल एरियाज में बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास वो कार्ड रहता है जिससे वो बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, और उसके बाद से उससे जो है अपनी खेती करते हैं और फिर जब फसल तैयार होती है तो वो उस लोन को चुका देते हैं। तो ये जो है मनी लेंडर्स के जाल से लोगों को बचाने के लिए ही गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रयास रहा। ठीक है, जिससे लोग फायदे में भी है। लेकिन इसके बावजूद आज भी बहुत सारे लोग जो लैंडलेस पीपल है उसका केसीसी नहीं बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा, और वो जो है मनी लैंडिंग जो मनी लेंडर्स हैं उनके चंगुल से नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो है मुश्किलात रही कहाँ की, फार्मर्स की। ठीक है, तो फार्मर्स के पास पहली चीज की प्रकृति की जो प्रताड़ना है उसको वो नहीं झेल पाते हैं, वहां से जो है उनको दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज कि उनके पास जो है लैंड का मालिकाना हक कितना है, ठीक है या नहीं है, ये दूसरा स्ट्रगल है, दूसरा जो है संघर्ष है इनका, या दूसरी कठिनाई है। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी है वो है पैसे की, रिसोर्सेस की। ठीक है, कि लोन उसके पास नहीं है, लोन नहीं मिल पाता है बैंकों से आसानी से। ठीक है, और जो मनी लेंडर्स है वो लोन आसानी से तो दे देते हैं लेकिन मनी लेंडर्स का लोन चुका पाना ये आसान नहीं होता है। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो फार्मर्स के सामने रहती है और इस वजह से जो है फार्मर्स बहुत ही परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट जब ऐसा कर पाएगी तो इससे जो है किसानों की खुशहाली के दिन आएंगे और फिर किसान जो है वो बेटर कंडीशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हमारी जो है ख़त्म होती हैं, फिर इसके बाद से हम आगे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं अर्बन ऑक्यूपेशन को। अर्बन ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि मतलब कि अपने लिवलीहुड के लिए जो है अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग क्या करते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं ना कि अर्बन एरिया क्या होता है। अर्बन एरिया ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मोर देन 70% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो है एग्रीकल्चरल काम नहीं कर रहे हैं, खेती किसानी का काम नहीं करते हैं, कुछ और काम करते हैं, इसको छोड़ दूसरा काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग मतलब काम कहाँ करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन कहाँ पे होता है, तो कुछ आपको स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे।
जैसे आप अगर पास के शहर में जाएं, ठीक है, तो आपको जो है कुछ लोग मिलेंगे जो अपने ठेले पे जो है फ्रूट्स लादे हुए या सब्जियां लादे हुए या फिर जो है कोई काम करते हुए, ठीक है, जैसे खाट बुनाई का काम हो गया या फिर छाता बनाने का काम हो गया, बैग बनाने का। तो इस तरीके अलग अलग काम करने वाले लोग जो है वो गलियों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो घर घर जाकर के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो स्ट्रीट पे होता है और ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है। गली गली में घूम घूम करके जो है अपनी चीजों को बेचने वाले लोग होते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे लोग होते हैं शॉपकीपर्स, ठीक है। इनकी शॉप्स होती हैं और ये अपनी दुकानों पे जाते हैं। डेली सुबह ये अपनी दुकानें खोलते हैं और देर रात तक जो है अपनी दुकानों पे रहते हैं। लोगों के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो बेचते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका ऑक्यूपेशन और इसी से जो है इनको मनी मिलता है, फंड क्रिएट करते हैं ये अपना मतलब और रिसोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया शॉप्स का। और तीसरा काम जो है वो ऑफिसेस का। सुबह होते ही आदमी नहा धो करके तैयार होता है और अपने ऑफिस जाता है। वहाँ ऑफिस जाने के बाद से क्या होता है, जो भी उसके ऑफिशियल वर्क्स होते हैं कंपनीज में उनके, वो सारे काम करते हैं। जैसे बैंक वाले लोग, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाले लोग या किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल काम करने वाला व्यक्ति जो है वो सुबह नहा धो करके ऑफिस के काम से निकलता है। वो अपने काम करके फिर शाम को वापस लौटता है। तो ये भी काम जो है वो शहरों में होते हैं। फिर चौथा काम है जो फैक्ट्री। तो फैक्ट्री वर्कर्स जो है, फैक्ट्री चूंकि वो 24/7 रन करती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं, तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो है ये अपने अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं और अलग अलग शिफ्ट में जा करके वहाँ पर ये अपना जो भी काम काज रहता है इनका, ये उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोडक्शन होता है वो उसको करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि ये टाइप ऑफ वर्क और वैरायटी ऑफ वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्क वहाँ पे डाइवर्सिफाई है, बहुत ज़्यादा है, कार्य विविधता है, ठीक है। तो विविध कार्यों को करने के लिए लोग भी लगे हुए हैं और इसी वजह से आप देखोगे तो क्या है कि ढेर सारे काम करने वाले लोग। तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है वो अर्बन एरियाज का रूरल के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तमाम तरीके के लोग काम वहाँ पे करते हैं और अपने लिए रोजी रोटी कमा पाते हैं, ठीक है, लिवलीहुड का जुगाड़ करते हैं। इसके बाद से है कि अर्बन एंड रूरल लिवलीहुड डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। तो हाउ द रूरल livelihood is depend on urban areas and how the urban livelihood is depend on rural areas। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी शहर का आदमी है वो खाने में क्या यूज करता है, वो खाने में वो भी वही दाल चावल खाएगा। वो फैक्ट्री का बना हुआ जो है कपड़ा या उसकी मशीनें या इस तरीके की कोई चीजें नहीं खाएगा। वो जो है रिफाइनरी से रिफाइंड हुआ तेल पी के नहीं जिंदा रह सकता, ठीक है। उसको भी खाने पीने के लिए चीजें क्या चाहिए, वही जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वही खाएगा, ठीक है। तो उसके खाने पीने की चीजें और जो भी उद्योग लगे हुए हैं जो शहरों में है, जैसे हम चीनी खाते हैं अगर, तो चीनी बनने के लिए गन्ना कहाँ से आता है, वो गांव से आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है और बहुत सारे जो सर्वाइविंग मटेरियल्स हैं ये रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं, जिससे वहां पे उन रॉ मटेरियल से बहुत सारे गुड्स वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है उनका, ठीक है। और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो फीड कर पाते हैं, खा पी पाते हैं, क्योंकि गांव इतना प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गांव पे शहरों की डिपेंडेंसी। लेकिन दूसरा क्या है कि गांवों में जो खेती करता है किसान, तो खेती के लिए उसको पंप सेट चाहिए, उसको ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, उसके और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो चाहिए, उसको एक अच्छा प्रॉपर घर चाहिए और घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब जो है शहर से चीज़ें, शहर में चूंकि प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ से उसके पास जाएंगी। तो इस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गांव और शहर दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड है, निर्भर है, और इस तरीके से जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, ठीक है, वो होता है इंटरडिपेंडेंसी
ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और इसके लिए जो है दोनों ही जगह से सर्विसेज की जा रही हैं, दोनों ही जगह से जो है वो गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इससे दोनों ही जगहों पे लिवलीहुड भी बन रही है। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए रिसोर्सेज भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।